हेलो एवरीवन, वेलकम टू IXMB स्टूडेंट्स। HPSC ADO की रिवीजन सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चंस। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सिलेबस भी देखेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा जेनेटिक्स के भी सारे टॉपिक मेंशन है, प्लांट ब्रीडिंग के भी सारे टॉपिक मेंशन है। और प्रीवियस ईयर पेपर या फिर स्टेट गवर्नमेंट जितने भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन होते हैं, पैटर्न अगर आप देखेंगे तो उसमें जनरली जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम वही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमने हरियाणा एडीओ के लिए ऑलरेडी मॉक टेस्ट आपको दिए हुए हैं, आपको हमारी वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। पहले हमने 2 मॉक टेस्ट अपलोड किए थे, अभी हमने 2 मॉक टेस्ट और अपलोड किए हैं। लिंक आपको दिया है, आप इन्हें जरूर अटेम्प्ट करके जाएं। आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी अपने एग्जामिनेशन में, आपके रिवीजन में, तो सर्टेनली आप कुछ ना कुछ गेन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार हमने कोशिश की है कि हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप से बना के लाएं। जैसा कि आजकल एग्जामिनेशन पैटर्न में हमें देखने को मिलता है, क्वेश्चन काफी बड़ा होता है, भले ही वो बेसिक होता है बट क्वेश्चन को पढ़ने में समझने में टाइम लगता है। सिमिलरली हमने भी जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो भी हमने वैसे ही फ्रेम किए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which among the following is one of the scientists who rediscovered the Mendel's work and now we study them as a law of genetics? तो आप सभी को पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जीजे मेंडल, ग्रीगर जोहान मेंडल। बट 1865 1866 के टाइम पे जब उनका वर्क पब्लिश हुआ था, कोई भी उनके वर्क को समझ नहीं पाया था। अब उनके वर्क को समझ न पाने के पीछे कारण क्या था कि उन्होंने जो अपना वर्क पब्लिश किया था वो स्टैटिस्टिकली किया गया। तो उस टाइम पे उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया क्योंकि वर्क था बायोलॉजी का, पब्लिश हुआ स्टैटिस्टिक्स में। 1900 में क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट थे, एरिक वॉन टेशमार्क, ह्यूगो डी वेराइज एंड कार्ल कॉरेंस, जो इंडिपेंडेंटली अपनी रिसर्च कर रहे थे। बट साइमल्टेनियसली तीनों को ये वाली रिपोर्ट या फिर हम कह सकते हैं ये वाला वर्क मिला, तो उसको वहां पे आती बात रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क की। ह्यूगो डी वेराइज एक साइंटिस्ट थे उन 3 साइंटिस्ट में से जो कि अपना वर्क कर रहे थे म्यूटेशन पे, इनका वर्क म्यूटेशन पे है। दूसरे साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस का जो वर्क है वो इनहेरिटेंस में है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पे। और इसके अलावा एरिक वॉन टेशमार्क जो तीसरे साइंटिस्ट थे, तो तीनों का वर्क एग्रीकल्चर में ही था। साइमल्टेनियसली 1900 में तीनों ने इस वर्क को रीडिस्कवर किया और उसके बाद से जो जीजे मेंडल साहब का वर्क है वो लाइमलाइट में आया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ह्यूगो डी वेराइज। इसके अलावा आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिया था सटन एंड बोवरी। सटन एंड बोवरी जो साइंटिस्ट थे वो फेमस है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। जीजे मेंडल साहब की तो बात हो रही है। रॉबर्ट ब्राउन से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार आपने जो रबर बोर्ड वाला एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि रॉबर्ट ब्राउन का केस में कंट्रीब्यूशन है, तो पिलियोबॉटनी में इनका कंट्रीब्यूशन है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को इत्मीनान से धीरे से पढ़िए। Which one of the following stage present in meiotic cell but not in mitotic cell division? बोला गया है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जो मियोटिक सेल डिवीजन में है बट माइटोटिक में नहीं है। अब दोनों में अगर आप देखेंगे, सेल डिवीजन को हम एम फेज बोलते हैं। एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है मेटाफेज। अगर हम सेल साइकिल देखेंगे, साइकिल मतलब जहां से स्टार्ट हुई वहीं पे खत्म हो गई, तो ये इंटरफेज होता है, ये एम फेज होता है। एम फेज माइटोसिस मियोसिस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन या फिर जो जेनेटिक कंटेंट है वो डुप्लीकेट होता है। तो जो एम फेज होता है उसमें ब्रॉडली 4 स्टेज होती है। पहली होती है प्रोफेज, दूसरी होती है मेटाफेज, तीसरी होती है एनाफेज एंड फोर्थ होती है टीलोफेज। अब ये 4 स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में तो ये एज इट इज ही होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस 2 पार्ट में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस 1 में जो प्रोफेज होती है वो 5 सब स्टेजेस में डिवाइड होती है। पहली होती है लेप्टोटीन, दूसरी होती है जाइगोटीन, तीसरी होती है पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो ये प्रोफेज होता है। देन उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सिमिलरली मियोसिस जो 2 होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये तो ऐसे ही रहती है। डिफरेंस कहां पे है मियोसिस की, मियोसिस 1 के प्रोफेज में ये 5 एडिशनल स्टेजेस होती हैं या सब स्टेजेस हम कह सकते हैं प्रोफेज की। तो ये जो सब स्टेजेस हैं ये माइटोसिस में नहीं होती हैं। अगर आप यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, ऑप्शन दिया है प्रोफेज, जाइगोटीन, मेटाफेज, एनाफेज। तो जाइगोटीन इज द करेक्ट आंसर कि ये मेटाफेज में, सॉरी माइटोसिस में नहीं पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं डिपिक्शन यहाँ पे किया हुआ है माइटोसिस का।
जो सेल साइकिल है मैंने आपको बताया कि ये सेल साइकिल है, यहाँ से सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ यहाँ पे ही खत्म होगा, ये इंटरफेज था, ये एम फेज है जो डिवीजन का है। अब देखिए इंटरफेज के बाद जैसे ही आता है प्रोफेज। प्रोफेज को कैसे याद रखना है, 3 वर्ड्स में चीजें याद हो सकती हैं, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। इंटरफेज की बात क्या है, ये सारे डीएनए के फाइबर्स के रूप में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। अब डिवीजन होना है तो भाई उनको थोड़ा सा एक प्रॉपर शेप लेना पड़ेगा, ढंग से होना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग। कंडेंसिंग, कॉइलिंग और थिकनिंग होती है, और ये शेप कैसा होता है, क्रोमोसोम का। मेटाफेज में क्या होता है, फर्दर कंडेंसिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग, और साथ ही साथ जो क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट होता है वो सेंट्रल प्लेट पे या फिर मेटाफेजिक प्लेट पे होता है। ये जो सेंट्रियोल होते हैं इससे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ये स्टार्ट होता है, और ये कहां से कनेक्ट होता है, सेंट्रोमियर पे। इसके साथ साथ एनाफेज में आप देखेंगे, एनाफेज में क्या होता है कि ये जब स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच है तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, ये जो सेंट्रोमियर है ये डिवाइड होगा। सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तो जो सिस्टर क्रोमेटिड है, मतलब ये वाला जो पार्ट है और ये जो नीचे वाला पार्ट, ये एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड है क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे अटैच है। ऐसे समझ लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, तो ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, या ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। अब क्या होगा, ये यहां से डिवाइड हो गई तो ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ जाएगा, तो ये इस टाइप से हमें दिखेगा। ओके, तो ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहां पे हम एनाफेज में क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एंड मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। यहां पे हमने क्या बोला था, कंडेंसिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग। यहां पे फर्दर कंडेंसिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन द मेटाफेजिक और सेंट्रल प्लेट। यहां पे क्या है, ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एंड मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ये ध्यान रखना है। देन टीलोफेज में तो फिर फर्दर इनमें सेल वॉल बनना शुरू होगी और एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये था माइटोसिस के बारे में। देन थर्ड क्वेश्चन है, अच्छा इसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से पढ़ना था, पिछला क्वेश्चन तो इजी ही था, अब इसको ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी लेके आप इजीली पढ़ सकते हैं इसको, मैं साइड हो जाता हूं। क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेज इन द रिडक्शनल डिवीजन ऑफ सेल। अब देखिए इतनी बड़ी कहानी लिखी केवल ये समझाने के लिए कि मियोसिस की बात हो रही है। क्या बोला, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेज इन द रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन किसमें होता है, मियोसिस, माइटोसिस में नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं, इन विच देयर इज ट्रांसफर एंड मूवमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स toward each other and also transmission of genetic content between non-sister chromatid of the homologous chromosome। अब हम पहले इसका फिर से इसको डिवाइड करते हैं, यहां से पढ़ते हैं, in which there is transfer and movement of homologous chromosome towards the each other। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, आप सभी को पता है किसी भी एक इंडिविजुअल में एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मदर से, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक जो पेयर है क्रोमोसोम का उसमें एक पार्ट मदर से, एक पार्ट फादर से आता है। सिंपल सी बात है, सेम कैरेक्टर के लिए एक क्रोमोसोम मदर से और दूसरा फादर से आएगा। अब ये जो मियोसिस की स्टेज 1 है, प्रोफेज 1, उसमें ये दोनों साथ में आएंगे। साथ में आएंगे तो ये क्या है, सेम टाइप का जेनेटिक कंटेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस। ओके, अभी हम आगे और टाइप के वर्ड्स भी यूज करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। होमोलोगस, होमोलोगस मतलब कि लोकस में सेम टाइप का जेनेटिक कंटेंट अवेलेबल है या फिर जीन प्रेजेंट है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हुआ, इनका मूवमेंट हुआ और ये साथ में आए, टुवर्ड ईच अदर, ये पास में आए। देन फिर क्या बोला, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कंटेंट, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कंटेंट बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे की नॉन सिस्टर। सिस्टर कौन है, ये इसके साथ इसकी सिस्टर है, ये इसकी सिस्टर है। अब ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो इनके बीच में जो कंटेंट में चेंज होगा, एक्सचेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो ये क्या चीज है, क्रॉसिंग ओवर। इतनी बड़ी जो 5 लाइनें लिखी हैं जस्ट ये समझाने के लिए कि क्रॉसिंग ओवर। क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता था कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, बट इस टाइप से पूरी डेफिनेशन भी दी रहती है जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये पूछा गया था क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है। अब तो आई थिंक आप इजीली बता देंगे। ये 4 स्टेजेस यहाँ पे मेंशन किए हैं। लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में तो कंडेंसिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग होती है। जाइगोटीन में क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है कि दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में आते हैं और बाइवेलेंट बनता है, विच इज अ टेट्राड। मतलब 2 क्रोमोसोम एक साथ आ जाएंगे तो 4 क्या हो जाएगा, ये एक टेट्राड हो जाएगा, जिसको जो इसको सिनेप्टिनॉमल कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। देन इसके बाद जो एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो किस स्टेज में होता है, पैकाइटिन में, और इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। देन उसके बाद जब उसका टर्मिनलाइजेशन होता है, वो क्रॉसिंग ओवर जो एक्सचेंज हो चुका है वो हटता है, तो वो क्या बनता है, चियास्मा फॉर्मेशन, चियास्मेटा फॉर्मेशन, वो डिप्लोटीन में
होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली इतना बड़ा जो क्वेश्चन है वो इसके लिए पूछा गया कि क्रॉसिंग ओवर क्या चीज है। देन नेक्स्ट में आते हैं, अब फिर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ डिवीजन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए प्रोसेस ऑफ डिवीजन मतलब सेल डिवीजन की बात की गई है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंटिन्यू करने के लिए जो सेल डिवीजन हो रहा है। अब पॉपुलेशन को कंटिन्यू करने के लिए कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस तो नहीं हो रहा है। माइटोसिस किस में होता है? जो किसी भी इंडिविजुअल की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ओके, तो उसमें क्या होता है? माइटोसिस। अब पॉपुलेशन इंक्रीज मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल बनना है, तो वो कैसे होगा? मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? बेसिकली गैमीट फॉर्मेशन होता है, दो गैमीट आपस में मिलते हैं और एक नया इंडिविजुअल बनता है, पॉपुलेशन बेसिकली आगे बढ़ेगी। तो ये स्टार्टिंग में बोला गया। अब ये क्या बोला? अकर्ड इन डैश ऑफ ऑर्गेनिज्म, कहां पे होता है ऑर्गेनिज्म के? जो फॉलो द पाथ ऑफ, और ये कैसा पाथ फॉलो करता है? पहले रिडक्शनल डिवीजन फिर इक्वेशनल डिवीजन। बात क्या है? सिंपल सी बात है, ये पूछा गया कि मियोसिस कहां पे होती है, दिए हुए 5 ऑप्शंस में से बताइए। ऑप्शंस क्या दिए? न्यू सेल, टिप सेल, वेजिटेटिव, जनरेटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो बता सकते हैं आप इजीली कि मियोसिस कहां पे होती है। मियोसिस की हमने बात की कि पॉपुलेशन आगे बढ़ाने के लिए, इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग के लिए, तो वो कहां पे होती है? हमारे गैमीट फॉर्मेशन पे। जहां पे गैमीट फॉर्मेशन होगा केवल वहीं पे मियोसिस होगी, उसके अलावा हर जगह माइटोसिस होगी। तो यहाँ पे क्या आंसर सही होगा? जनरेटिव सेल्स। जहां पे जनरेटिव है, पॉलन फॉर्मेशन के लिए, जो ओव्यूल बनता है उसकी फॉर्मेशन के लिए केवल मियोसिस, उसके अलावा हर जगह माइटोसिस होती है। उसका फर्दर जो डिवीजन होगा वो भी माइटोटिक डिवीजन होगा, बट वहां तक केवल जो गैमीट फॉर्मेशन है वो एन फॉर्मेशन जो होती है वो केवल मियोसिस के थ्रू होगी, और जब ये 2n हो जाएगा तो इसके आगे फिर फर्दर माइटोसिस होगी। तो ये आपको देखना है कि जो जेनेटिक नंबर है या फिर हम कहते हैं डिप्लॉयडी लेवल, वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द डिटेल्ड स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी डन इन विच स्टेज? क्रोमोसोम को हाईली कंडेंस या फिर सबसे ज्यादा स्टडी के लिए हम कौन से स्टेज में यूज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आफ्टर द कंडेंसेशन, कॉइलिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। तो कंडेंसिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग हो चुकी है, प्रॉपर शेप हो चुका है क्रोमोसोम का। किस स्टेज में वो हमें प्रॉपर शेप दिखेगा और कौन सी स्टेज बेस्ट है जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं? ऑप्शन है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये है मेटाफेज। मेटाफेज में मैंने आपको बताया कि प्रोफेज में कंडेंसिंग, कॉइलिंग, थिकनिंग हुई, मेटाफेज में क्या हुआ? फर्दर कंडेंसिंग, कॉइलिंग एंड थिकनिंग हुई, और साथ ही साथ जो क्रोमोसोम्स थे वो कहां पे अलाइन हुए? जो सेंटर प्लेट है या फिर हम इसको बोल सकते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो ये क्रोमोसोम यहाँ पे अलाइन होते हैं, और ये साथ ही साथ किससे अटैच होते हैं? ये सेंट्रोमियर है, ये यहाँ पे स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे, और स्पिंडल फाइबर कहां से निकले हैं? सेंट्रियोल से। तो यहाँ पे ये बेस्ट स्टेज होती है जिसमें हम इसको स्टडी कर सकते हैं। एनाफेज नहीं होती है, एनाफेज की स्टार्टिंग में फिर डिवीजन स्टार्ट होता है, सेंट्रोमियर का उनकी मूवमेंट शुरू होती है, तो आप बहुत ज्यादा स्टडी नहीं कर सकते हैं। जो प्रॉपर स्टेज है वो मेटाफेज है। नेचर का रेफरेंस मैंने इसमें लिया, नेचर आप सभी को पता है एस्टैब्लिश और एक अच्छी बुक है बायोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन की प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड इज द नेसेसिटी ऑफ टाइम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड बेटर रेजिस्टेंस। वन ऑफ द मेथड इज जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, CGMS. In this method, the male sterile line is depicted by GMS, CMS, CGMS. Genetic male sterility, cytoplasmic male sterility, cytoplasmic genetic male sterility, है ना? ये 3 टाइप का है जिसमें जो मेल स्टेरिलिटी कंसेप्ट को यूज करते हैं, और हम इस कंसेप्ट को यूज क्यों करते हैं? हाइब्रिड फॉर्मेशन के लिए। तो हाइब्रिड फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया कि जो स्टाइल लाइन है उसको किससे डिपिक्ट किया जाता है? यहाँ पे आप देखेंगे 3 लाइन है, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है। ए लाइन क्या है? मेल स्टाइल लाइन है। बी लाइन क्या है? मेंटेनर लाइन है। अब मेंटेनर का क्या मतलब है? ए लाइन है, ये फीमेल है, इसका जो जेनेटिक कंपोजिशन है स्मॉल आर, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म क्या है? मेल स्टाइल, और साइटोप्लाज्म कहां से आएगा? फीमेल से। ये कैसी कंडीशन है? ये जो मेल जिसके साथ क्रॉसिंग हो रही है स्मॉल आर, सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, बट जो साइटोप्लाज्म है वो फर्टाइल, बट मेल का साइटोप्लाज्म तो जाता ही नहीं है। तो मेल जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैसा होगा? मेल स्टाइल। तो ये क्या है? मेंटेनर लाइन है, जो कि खाली मेंटेन कर रही है, मतलब जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को भी चेंज नहीं कर रही, स्मॉल आर, बट भले ये फर्टाइल हो या फिर स्टाइल हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो रेस्टोरर है, रेस्टोरर मतलब कि जो स्टेरिलिटी को चेंज कर देगी फर्टिलिटी में, तो ये कैसे पॉसिबल है? जब ये डोमिनेंट जो जीन है कैपिटल आर जो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रहेगी, तो वो कैसे होगा? कैपिटल आर के उससे। तो जो आर लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरर। मेल स्टाइल लाइन क्या है? ए लाइन। बी क्या है? मेंटेनर लाइन। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। द बायोलॉजिकल साइंस व्हिच डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन द लिविंग बीइंग्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है? जेनेटिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। अब हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से बच्चे में कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए, उस पूरी प्रोसेस को हम हेरिडिटी के अंदर पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है इनहेरिटेंस, इसका क्या मतलब है? इनहेरिटेंस कैसे अलग है हेरिडिटी से? तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आप भी पढ़िए, आपको और चीजें क्लियर होंगी। और जेनेटिक्स में यही है, जहां पे आप सारे वर्ड्स को समझ गए, उनका मीनिंग समझ गए, तो फिर आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। और जहां पे आप वर्ड नहीं समझेंगे तो फिर भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखिए या करेक्ट आंसर तो जेनेटिक्स हो गया। अब हेरिडिटी और इनहेरिटेंस ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही बात कहते हैं, बट सेम टाइम हम कब कहां किस वर्ड को यूज करते हैं, केवल इतना डिफरेंस है। हेरिडिटी क्या है? बेसिकली एक जो पेरेंट्स हैं वहां से अपने ऑफस्प्रिंग में या जो बच्चे हैं उसमें कैसे कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है, ये हेरिडिटी के अंदर है। इनहेरिटेंस क्या है? पर्टिकुलरली हम कैरेक्टर के लिए ही बात करते हैं, वो आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा आराम से पढ़ना है आपको। डैश मतलब यहाँ पे कोई एक चार में से वर्ड आएगा। एज इट रिलेट्स टू द जेनेटिक्स रेफर्स टू अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब एक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है कैरेक्टर का, इन विच टू वर्जन्स एलिल ऑफ द सेम जीन आर एक्सप्रेस्ड सेपरेटली टू यील्ड डिफरेंट ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना पड़ेगा तो आप इजीली आंसर करेंगे। यहाँ पे इनहेरिटेंस वर्ड भी आया तो भी आपको रिलेट कर सकते हैं, हेरिडिटी क्यों नहीं आया? ओके, तो जब हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात करते हैं तो इनहेरिटेंस वर्ड बेसिकली आता है। अब ये कह रहा है कि ये रिलेट करता है जेनेटिक्स से इनहेरिटेंस से, जिसमें कि टू वर्जन्स ऑफ एलील, आप सभी को पता है कि एक एलील के दो वर्जन होते हैं, ऑफ द सेम जीन आर एक्सप्रेस, दोनों के दोनों एक्सप्रेस हो गए। जबकि जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में, मान लीजिए कि ये कंडीशन है कैपिटल टी, ये कैसी कंडीशन है? होमोजाइगोटिक, होमोजाइगोटिक। तो यहाँ पे जो फिनोटाइप आएगा कैसा आएगा? टॉल। ये कंडीशन कैसी है? हेट्रोजाइगोटिक। यहाँ पे दोनों में से कोई एक जिसका हमें फिनोटाइप दिखेगा, मतलब जिसकी फिजिकल अपीयरेंस रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट, और दूसरे को क्या बोलेंगे? रिसेसिव। ये कंडीशन क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव। तो इस कंडीशन में जो एक्सप्रेस करता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट, जो नहीं कर पाता उसको रिसेसिव बोलते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। अब यहाँ पे बोला भाई कि टू वर्जन्स, मतलब दोनों की दोनों एलील सेम जीन आर एक्सप्रेस सेपरेटली, दोनों एक्सप्रेस कर रही हैं, ये भी एक्सप्रेस कर रही है, ये भी एक्सप्रेस कर रही है, मतलब ना कोई डोमिनेंट ना कोई रिसेसिव। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। दोनों की दोनों साथ में एक्सप्रेस कर रही हैं, तो क्या आंसर होगा इसका? कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, आपको पता है, जैसे अभी हमने इसका तो एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा का 4 o'clock का प्लांट का फ्लावर कलर। कैपिटल आर किसके लिए है? रेड के लिए। स्मॉल आर किसके लिए है? व्हाइट के लिए। अब जो कैपिटल आर स्मॉल आर वाली कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन को होना चाहिए था रेड, क्योंकि आर क्या है? डोमिनेंट, और स्मॉल आर क्या? व्हाइट। बट ये क्या शो करता है? पिंक कलर। तो ये क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना तो डोमिनेंट ना तो रिसेसिव, बीच का। तो ये क्या है? पिंक। तो ये किस में आता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है जब दोनों एलील इक्वली एक्सप्रेस कर रही है, वो क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। इसका जो एग्जांपल है वो है एबी ब्लड ग्रुप। ह्यूमन बींग्स में एबी ब्लड ग्रुप, IA और IB दोनों इक्वली एक्सप्रेस कर रही हैं। भाई कह रही है कोई भी कम नहीं है, दोनों ही इक्वल है, तो वो क्या है? कोडोमिनेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन डैश इज वन ऑफ द टू और मोर वर्जन ऑफ DNA सीक्वेंस, अ सिंगल बेस और अ सेगमेंट ऑफ बेसेस एट अ गिवन जीनोमिक लोकेशन। तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल सी चीज पूछी गई और उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट, या फिर हम कह सकते हैं डेफिनेशन टर्म में, इसकी जगह लिखा जा सकता था अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। अल्टरनेट फॉर्म क्या है? तो अल्टरनेट फॉर्म क्या होते हैं? एलील। हमने भी बात करी, कैरेक्टर है क्या है? हाइट कैरेक्टर है। हाइट कैरेक्टर के लिए दो एलील है, कैपिटल T स्मॉल t। ये टॉल के लिए है और ये ड्वार्फ के लिए है, तो मतलब दो है। एक एलील क्या है? कैपिटल T, एक एलील क्या है? स्मॉल t। अब कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकते हैं। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स को हम क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं, जीन नहीं बोलेंगे। जीन तो बेसिकली उसको पूरा कंप्लीटली शो कर ही रहा है। Then next question है, in an organism the outward expression या appearances of a trait is referred which of the following? तो outward appearance है उसको हम क्या बोलते हैं? एलील, जीनोटाइप, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फिनोटाइप या फिर जेनेटिक मेकअप। तो हम उसको फिनोटाइप बोलते हैं कि बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, हमको नहीं पता जेनेटिक अपीयरेंस या फिर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या है, जैसा वो सामने दिख रहा है उसके बेसिस पे हम उसको फिनोटाइप बोलते हैं।
Then next is DNA is made up of which of the following components? DNA किससे बना हुआ है, ये थोड़ा सा समझने की बात है। डीएनए और आरएनए में भी कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है कि डीएनए किससे बना, आरएनए किससे बना है। तो तीन चीजों से मिलकर डीएनए बना है। एक है नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस फर्दर क्या होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, देन प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरस, ये तीन चीजों से मिलके बना है। अब आप देखेंगे, आप कहेंगे ऑप्शन में तो कहीं भी नहीं दिया ऐसा। अब यहां पे क्या है कि नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर को हम साथ में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरस को हम साथ में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरस क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया, नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और हमने क्या कहा, डीएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से, फॉस्फोरस भी है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा तो न्यूक्लियोसाइड ही दिया, मतलब दोनों ऑप्शन सेम ही है, अलग अलग तरीके से लिखे हैं। सी क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स, ये हमारा ऑप्शन सही है। डी देखिए, डी में लिखा है न्यूक्लियोटाइड्स प्लस फॉस्फोरस, मतलब न्यूक्लियोटाइड में तो ऑलरेडी फॉस्फोरस है, फिर से फॉस्फोरस, तो ये भी नहीं है। इसकी जगह अगर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरस लिखा होता तो ये ऑप्शन भी सही होता। अब दोनों में से खैर कोई एक ही होता, ये आपको ध्यान रखना है। आरएनए में क्या है, फॉस्फोरस नहीं है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है डीएनए और आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोफीलिया इज द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस? हीमोफीलिया किस टाइप का इनहेरिटेंस का एग्जांपल है? ऑप्शंस है सेक्स लिंक, सेक्स इन्फ्लुएंस, सेक्स लिमिटेड या फिर नन ऑफ द अबव। और इसमें कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होता है कि ये तीन टर्म है, डिफरेंशिएट कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि कौन क्या है डेफिनेशन में। मैं आपको बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, बस आपको ध्यान से सुनना है, तीनों चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मतलब अब एक लिंक्ड से समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं लिंक है। लिंक कहां पर है आप सभी को पता, अगर हम अपने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो 22 ऑटोसोम्स है और एक पेयर क्या है, एलोसोम्स, जिसको हम सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये कंडीशन होगी फीमेल के लिए, ये कंडीशन होगी मेल के लिए, और ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम जिसको हम बोल रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि एक्स क्रोमोसोम के साथ ट्रांसफर हो रहा है या फिर वाई क्रोमोसोम्स के साथ ट्रांसफर हो रहा है, और क्योंकि ये क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। या तो ये एक्स लिंक्ड होगा या तो ये वाई लिंक्ड होगा। तो एक्स और वाई लिंक्ड क्रोमोसोम इनहेरिटेंस जो होता है वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन। देन दूसरा है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस क्या है, मतलब जेंडर में, मेल जेंडर में, फीमेल जेंडर में, दोनों में वो जीन प्रेजेंट है, दोनों में वो कैरेक्टर प्रेजेंट है, बट फिजियोलॉजिकल चेंजेस या फिर फिजियोलॉजी की वजह से वो कैरेक्टर किसी एक जेंडर में ही एक्सप्रेस कर पाता है, दूसरे में नहीं कर पाता। जैसे मेजर एग्जांपल है मेल बार्डनेस का। मेल बार्डनेस का जो कैरेक्टर है वो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है। ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन की मेल बार्डनेस हावी होती है, फीमेल में वो नहीं होता है। तो जनरली ये जेंडर में है, दोनों में है मेल बार्डनेस, फीमेल में भी है, मेल में भी है, बट ज्यादा किसमें देखी जाती है, मेल में। तो वो सेक्स की वजह से, मतलब मेल सेक्स की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ, उसको हम बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस। देन सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस मतलब कि पहले से ही, मतलब अभी हमने बोला कि सेक्स इन्फ्लुएंस कैसा है, मेल में भी प्रेजेंट है, फीमेल में भी प्रेजेंट है, बट यहां पे लिमिटेड मतलब लिमिटेड है, वो ऑलरेडी या तो मेल में है या तो फीमेल में। उस इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। यहां पे पूछा गया कि हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया जो है वो हमारा कैसा है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which one of the following law used to explain the proportion of 3:1 obtained at F2? अभी बेसिक सी चीज है कि कौन से लॉ के अकॉर्डिंग हमें 3:1 का रेशियो मिलता है। तो अगर आप मेंडल्स लॉ देखेंगे, मेंडल्स के लॉ में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड के लिए होता है एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डायहाइब्रिड के लिए होता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड के लिए जो होता है, मोनोहाइब्रिड में मतलब हम एक कैरेक्टर को ले रहे हैं। अब एक कैरेक्टर को जो हम ले रहे हैं तो उसमें हमको कैसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो यहां पे जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 आता है, और जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या आता है, 3:1। डायहाइब्रिड क्रॉस में हमारा रेशियो क्या आता है, 16 इंडिविजुअल या 16 कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं, 9:3:3:1। और जीनोटिपिक तो खैर काफी ज्यादा ही डिफरेंस आता है, उसको हम नहीं पढ़ पाएंगे।
ये तो हमसे क्या पूछा गया, 3:1 हमें किस में मिलता है, तो वो हमें कहा मिलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का क्या मतलब है कि जो गैमेट्स होते हैं डिस्पाइट ऑफ रिमेनिंग टुगेदर दे डू नॉट कंटामिनेट ईच अदर। क्या मतलब है कि अगर किसी इंडिविजुअल में ये कॉम्बिनेशन था, कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ साथ थे, टॉल भी ड्वार्फ भी, अब जब ये सेग्रीगेट होगी नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, तो किसी भी कॉम्बिनेशन में जाएगी, जो इनका इंडिविजुअल इंपैक्ट था वो इंटैक्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ रहने से इसमें कुछ ट्रांसफर हुआ होगा। ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। Then next is which one of the following is modified Mendelian ratio? इनमें कौन सा मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो है? तो मेंडेलियन रेशियो हमने पढ़ लिया कि 3:1 फिनोटिपिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में होता है, 9:3:3:1 हमारे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में होता है, क्योंकि ये डायहाइब्रिड है, ये मोनोहाइब्रिड है। 1:3:1 तो कोई रेशियो नहीं होता। 3:1 फिनोटिपिक ही हो गया मोनोहाइब्रिड में, 9:3:3:1 डायहाइब्रिड में, 9:7 ये हमारा यहाँ पे डिफरेंट है और करेक्ट आंसर भी 9:7 है। 1:2:1 तो होता ही है। 9:7 क्या है, 16 जो कॉम्बिनेशन थे वो सारे के सारे 9 और 7 एक जैसे हो गए। अब ये कैसे होता है, ड्यू टू द एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या होता है, मास्किंग इफेक्ट बोलते हैं, मतलब ऐसा एलेलिक कॉम्बिनेशन कि जिससे कि दूसरे कैरेक्टर का या फिर दूसरा जो जीन है वो उसका इफेक्ट भी मास्क हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस। देन प्योर लाइंस कैन बी बेटर डिफाइंड एज। प्योर लाइन को हम कैसे बेटर डिफाइन कर सकते हैं, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको एक चूज करना है, मैं आपको यही बताऊंगा। प्योर लाइन हम किसे कहते हैं, जब जाइगोट की मतलब जो दोनों एलिल है वो सेम होंगी। दोनों एलिल सेम होने का मतलब क्या है, जैसे हम हाइट का ही कैरेक्टर लेते हैं, कैपिटल टी है तो ये कैसी होगी, होमोजाइगस, तो ये क्या होगी, प्योर लाइन। अब ये डोमिनेंट वाली भी प्योर लाइन हो सकती है, ये भी प्योर लाइन हो सकती है, इन दोनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई भी एलिलिक कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट ये वाली कंडीशन नहीं होगी प्योर लाइन में। तो ये क्या ऐसी कंडीशन हो गई, होमोजाइगोटिक। ओके, तो मतलब जाइगोट मतलब जो इंडिविजुअल के अंदर का, तो उसको हम होमोजाइगोटिक बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन होती है ये होमोजाइगस। क्रोमोसोम के टाइम पे हमने वर्ड पढ़ा था होमोलोगस कि लोकस पे बेसिकली, तो होमोलोगस बोला था, यहां पे हम पढ़ रहे होमोजाइगस। साथ ही साथ ये तो एक इंडिविजुअल की बात है। अब अगर पैडी का फील्ड है तो पैडी का एक प्लांट की बात हो गई। अब जितने पैडी के प्लांट हैं सारे के अंदर यही कॉम्बिनेशन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मतलब पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल और सारे इंडिविजुअल के अंदर एक जैसा, तो होमोजीनियस एज वेल एज होमोजाइगस। तो ये क्या हो गया, प्योर लाइन, होमोजीनियस एज वेल एज होमोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अंडर वेरियस मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट व्हिच इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट की कौन सी फास्टेस्ट मेथड है, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन एंड इंट्रोडक्शन। तो सिलेक्शन तो बेसिकली सेलेक्ट करना है पॉपुलेशन में से, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। हाइब्रिडाइजेशन में भी क्रॉसेस बनाने हैं, फिर टाइम लगेगा। म्यूटेशन क्या है, सडन हेरिटेबल चेंजेस, अचानक से हुए चेंजेस और वो हेरिटेबल भी हो, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी होंगे, तो ये सबसे फास्टेस्ट होता है कि आपको एक ही जनरेशन के बाद दिख जाएगा। इंट्रोडक्शन तो है कि भाई बाहर से एक वैरायटी ले आए, यहाँ पे फिर ग्रो करी, वो टाइम लगेगा। एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से दूसरी ज्योग्राफिकल लोकेशन ले जाना इज द इंट्रोडक्शन। देन next is name the process of formation of seeds without the act of fertilization is known as। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर या फिर मेथड ऑफ पॉलिनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ये वाला टॉपिक जरूर पढ़िएगा, प्लांट ब्रीडिंग में पूरा पढ़े ना पढ़े। हमारे पास क्या होता है, विदाउट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन भी हो जाता है, सीड फॉर्मेशन भी होता है, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टर्म है। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी तो आप समझते हैं, डायरेक्ट अगर फ्रूट बनता है, सीड बनता है तो क्या होता है, एपोमिक्सिस। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जीनोगेमी क्या होता है, हालांकि इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, बट कुछ छोटा सा डिफरेंस है, वो आप बताइएगा कि जीनोगेमी क्या चीज है। Then which of the following used to break the close linkage in a population for a certain character। अब क्या है कि दो कैरेक्टर आपस में इतने चिपके हुए हैं कि वो एक साथ ही ट्रांसफर हो रहे हैं, जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब उसको ब्रेक करना है, एक साथ ही इनहेरिट हो रहे हैं, तो क्या करें, अब एक अच्छा कैरेक्टर है, एक बुरा कैरेक्टर है, अब बुरे कैरेक्टर को हटाना है, कैसे हटा सकते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास है बायपेरेंटल, बैकक्रॉस, डायलेल। तो तीनों ही मेथड ऐसी हैं जिसमें हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, मतलब बहुत सारी क्रॉसेस बनाते हैं। जितनी ज्यादा क्रॉसेस बनाएंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे सेग्रीगेशन के, जितने ज्यादा सेग्रीगेशन के चांसेस होंगे उतना ही ज्यादा होगा कि दोनों जो जीन्स आप साथ में इनहेरिट हो रही हैं वो ब्रेक हो जाए। तो ये तीनों ही मेथड इसके लिए यूज होती हैं। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। अब हाइब्रिड कैन बी बेटर डिफाइंड एज, हाइब्रिड क्या होता है, ये कोई कैरेक्टर है, दूसरा उसके लिए स्मॉल ए, तो हाइब्रिड मतलब उनके दोनों के बीच का, दोनों की क्रॉस से बना हुआ। ये बेसिकली इस टाइप से बनता है,
इससे जो गैमीट बनेगा वो कैपिटल ए, इससे जो गैमीट बनेगा स्मॉल ए, इन दोनों से जो F1 आया वो कैसा आएगा, ये। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है यही रहेगा। अब ये कैसा हो गया, हमने अभी पढ़ा था प्योलाइन में, वहां कैसा था, वहां इस टाइप का था। तो ये क्या है, होमोजाइगोटिक। ये कैसा है, हेट्रोजाइगोटिक, मतलब इंडिविजुअल की कंडीशन कैसी है, अलग अलग। हेट्रोजाइगोटिक बट जितनी पॉपुलेशन है सब में यही कॉम्बिनेशन है, तो क्या हो गया, होमोजीनस बट हेट्रोजाइगस। होमोजीनस है मतलब सारे इंडिविजुअल के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन है, बट आप एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वो कैसा है, हेट्रोजाइगस, मतलब दोनों एलील अलग अलग हैं। Then for correction of defects in any popular variety, which method can be used? अब क्या हुआ कि कोई वैरायटी अच्छी थी, उसमें एक रेजिस्टेंस हमें डालना है, या फिर उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो कैसे हम डाल सकते हैं, कौन सी मेथड अच्छी है, वो है बैक क्रॉस मेथड। प्योर लाइन पेडिग्री बल्ब से हम नहीं कर सकते, बैक क्रॉस से हम बार बार क्रॉस करा के वो मेथड को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस की, कोशिश ये थी कि आपको क्वेश्चंस, अभी देखिए क्वेश्चंस ना मोर और लेस चीजें सेम ही रहती हैं, कंसेप्ट वही है, सेल डिवीजन वही है, चेंज तो होगा नहीं, बट आपको डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप उनको ट्राई कीजिए कि आप हर टाइप से क्वेश्चन को आंसर कर सके। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे लास्ट टाइम पे, उतना ज्यादा आपका रिवीजन होगा, बेटर आप आंसर कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमारी वेबसाइट पे जाकर इनको दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।